स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स उसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इट इज social science. It deals with human behavior in the society in the process of production, consumption, exchange and distribution of goods and services. तो इकोनॉमिक्स में हम जो सोशल साइंस है इसमें ह्यूमन बिहेवियर की डीलिंग को देखेंगे कि एक ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से रिएक्ट करता है सोसाइटी में और कौन सी प्रोसेस में। प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कब करेगा, जब प्राइस बढ़े हुए रहेंगे, और प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई कब नहीं करेगा, जब प्राइस डाउन रहेंगे। तो वो सप्लाई कम करेगा या फिर सप्लाई नहीं करेगा। और एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर अगर डिमांड कब करेगा मार्केट में, जब वो प्राइस कम रहेंगे, तो कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा। इस तरह से जो ह्यूमन बिहेवियर की जो प्रोसेस है उसकी डील इसमें की जाती है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद स्टूडेंट अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो इनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, आफ्टरवर्ड्स एक फीचर भी देख लेते हैं डेफिनेशन का। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक। उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने वेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। इसका जो फीचर है, वन फीचर देख लेते हैं इस डेफिनेशन का। इट स्टडीज चेंजेस इन वेल्थ मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन ये जो स्टडी वेल्थ की जो इन्होंने इसमें दिखाई है उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद देख लेते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है वो लोग पीपल जो है वो किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग। टीचर्स गो टू स्कूल। जो लोग हैं वो किस प्रकार से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सोसाइटी में करते हैं अर्न लाइवलीहुड के लिए, और फिर उसको क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। People perform different activities to earn their living. Teachers go to school, doctors go to hospital, farmer go to their fields, and industrialists go to their industry. तो इस तरह से जो पीपल है वो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और अर्न करते हैं और उसको स्पेंड करते हैं। द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन area would reveal a system by which people of that area earn their living। और ये उनके एरिया को बताता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाता है जिससे कि वो अपनी जीविका चलाते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। और ये जो सिस्टम है इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। एक अगर अपन जनरल मीनिंग इसका देख लें इकोनॉमी का तो वो हो सकता है, इट इज दैट प्लेस विच प्रोवाइड मीन्स टू पीपल लाइवलीहुड अर्न एंड स्पेंड इट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये लोगों को मीन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो लाइवलीहुड अर्न करेंगे और उसको स्पेंड करेंगे। अब स्टूडेंट अपन देखते हैं कि बेसिक रीजन क्या है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने का कारण क्या है। तो इसके पीछे जो रीजन है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे जो रीजन है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी लर्न इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो रीजन है वो है स्कैरेसिटी। स्कैरेसिटी मीन्स होता है किसी भी चीज की कमी होना। अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो हम कहेंगे कि वो जो रिसोर्स मेरे पास है वो क्या है, स्केयर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं स्कैरेसिटी का एक जनरल मीनिंग, इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। आपके पास जो चीज है वो क्या है, कम है, जो आप चाहते हैं उससे कम है। मतलब जितनी आपने जो डिमांड की है उससे जो आपके पास सप्लाई हो रही है वो क्या है, कम है। अगर इफ वी हैव टू टेक द डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स, scarcity is that situation
सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस इज लेस देन, पहले बताया मैंने आपको कि लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेस, जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं वो क्या है, कम है जितनी मेरी डिमांड है उसके कंपेयर में। अगर अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो किसी इकोनॉमी में वाटर जो है वो क्या है, कम है, और इसकी जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इकोनॉमी में वाटर की स्कैरिसिटी है, वाटर वहां पर क्या है, स्केयर है। तो स्टूडेंट इसी के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अराइजेस होते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, इसका जो सेकंड रीजन है उसे हम पढ़ते हैं, अनलिमिटेड वांट्स। तो अनलिमिटेड वांट्स तो हम अगर प्रैक्टिकल भी देखें तो हमारी अगर एक वांट्स पूरी होती है तो दूसरी वांट्स हमारे सामने खड़ी हो जाती है, मतलब एक आवश्यकता पूरी होने के बाद हमारे सामने दूसरी आवश्यकता पहले ही खड़ी हो जाती है। तो अनलिमिटेड एंड्स भी हम इसको कहते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स इसीलिए तो हमें पढ़ना पड़ रहा है कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। Our first need satisfy, then second need emerge, that is more intensive than first need। मैंने आपको बताया कि अगर एक आवश्यकता, अगर मेरी एक नीड जो है, फर्स्ट नीड अगर मेरी सेटिस्फाई होती है तो जो सेकंड नीड इमर्ज हो जाएगी, और जो सेकंड नीड मेरे सामने जो इमर्ज होगी वो दैट इज मोर इंटेंसिव देन फर्स्ट नीड। जो फर्स्ट नीड है उससे ज्यादा इंटेंसिव होगी, और पर ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि प्रायोरिटी जो हमारी है वो क्या है, डिफरेंट है, कि मैं कौन सी नीड को प्रायोरिटी फर्स्ट दूंगा। और वी हैव टू टेक वन एग्जांपल हियर। इफ वाटर अवेलेबिलिटी मेरे पास अगर है, और अगर मान लो मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, बहुत दिनों से मैं प्यासा हूँ, तो मुझे पानी पीने के लिए इस्तेमाल करूंगा कि बाथिंग के लिए? मैं उसका इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए करूंगा, ना कि ड्रिंकिंग के लिए करूंगा, बाथिंग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो हियर इज प्रायोरिटी इज मेजर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी इफ वी हैव इक्वल इंटेंसिटी नीड देन वी कैन नॉट सिलेक्ट दैट विच नीड वी हैव टू सेटिस्फाई फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इक्वल इंटेंसिटी होती हमारी किसी भी नीड, हमारी जो नीड हमारे सामने है उसके लिए अगर मान लो मेरी इक्वल इंटेंसिटी रहती, कि मान लो मैं सभी को एक जैसा चाहता हूं, अगर वो मुझे मिल जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाऊंगा, है ना। तो नीड देन वी कैन नॉट सिलेक्ट, तो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता। तो विच नीड वी हैव टू सिलेक्ट टू सेटिस्फाई फर्स्ट, जो नीड मुझे पहले सेटिस्फाई करेगी मैं उसको पहले चूज करूंगा। आफ्टर दैट अल्टरनेटिव यूजेस। तो देखिए अल्टरनेटिव यूजेस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो स्केयर्स हैं, और उसका जो यूज है रिसोर्सेस का, अब उसका जो यूज रिसोर्सेस का मुझे किस मैनर में करना पड़ेगा, कि इस मैनर में वो रिसोर्सेस का यूज हो जिससे मुझे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फेक्शन मुझे कैसा मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कि आउट ऑफ लिमिटेड अमाउंट से मैंने रिसोर्सेस को इस तरह से यूज किया कि उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। मान लो मेरी सैलरी 50,000 रुपीज है, तो उस 50,000 से मैं सिर्फ टेलीविजन खरीद के घर पे नहीं रख लूंगा, क्योंकि उस 50,000 अमाउंट से मुझे हाउस होल्ड के लिए भी डालना है पैसा। हाउस होल्ड में मान लो मुझे 10,000 डालने हैं, स्कूल फीस के लिए डालना है बच्चों की, तो मुझे क्या है, इसके अल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैंने इसका पूरा इस्तेमाल टेलीविजन परचेस करने के लिए कर लिया। तो मुझे इन आउट ऑफ लिमिटेड अमाउंट जो मेरे पास है इससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिले, इस तरह से इस अमाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें अपन अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं कि हम कितने इजी वे में इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो माइक्रो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। माइक्रोस का मीनिंग क्या है, स्मॉल।
और ये कहाँ से निकला है, ये वर्ड ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड से। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही देख लेते हैं कि जो मैक्रो टर्म्स है, जो जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो इसका यूज कर रहे हैं, ये ओरिजिन कहाँ से हुई है, ये भी ओरिजिन ग्रीक वर्ड मैक्रोस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्ज। तो माइक्रो हो गया स्मॉल, मैक्रो हो गया लार्ज, माइक्रोस एंड मैक्रोस। सो स्टूडेंट्स, अपन इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू राइट द डिफरेंस बिटवीन, जिसका भी आप अगर डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो बेसिस उसके जरूर लिखिए, क्योंकि बेसिस पे मार्क्स होते हैं। अगर आप बेसिस लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका मीनिंग देख लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि माइक्रो स्मॉल है, मैक्रो लार्ज है, हम इसमें स्मॉल की स्टडी करते हैं, इसमें लार्ज की स्टडी करते हैं, पर इसका मीनिंग क्या होता है। माइक्रो का मीनिंग है स्टूडेंट्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी इन विच वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल यूनिट इट मीन्स एक अकेला कंज्यूमर, एक अकेला प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। ओके स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी इन विच वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, इसमें हम इकोनॉमी, होल इकोनॉमी को ऐड करके स्टडी करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई। अभी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी इसमें होल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी, और इसमें इंडिविजुअल की बात होगी माइक्रो में। ओके स्टूडेंट, थर्ड बेसिस में हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम प्राइस ऑफ कमोडिटी को फाइंड करते हैं, इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी भी कहा गया है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसमें हम फाइंड करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक एग्जाम्पल इन अ बेसिस। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इंडिविजुअली कंज्यूमर जाके मार्केट में डिमांड कर रहा है, और एक इंडिविजुअल सप्लायर जो है वो मार्केट में जाके अपना प्रोडक्शन है उसको सप्लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल में हम देखते हैं नेशनल इनकम एंड आउटपुट। इसमें हम किसी एक प्रति व्यक्ति की इनकम की बात कर रहे थे, इसमें हम नेशनल इनकम, जो कि हमने इसके पहले पढ़ा कि इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी हम मैक्रो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट जो बेसिस है अब वो देख लेते हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट मैक्रो कंपोनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। अगर हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो उसमें जो मैक्रो के कंपोनेंट्स होंगे, मैक्रो के कंपोनेंट्स में हम कौन से देखे थे, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कंपोनेंट्स है ये कांस्टेंट रहेंगे जब हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल यूनिट में जो चेंज आएगा वो हमारे लिए क्लियरली विजिबल होगा। इसीलिए हम वेरिएबल कांस्टेंट में मैक्रो के जो कंपोनेंट्स है उसको कांस्टेंट रखेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट की स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम एज्यूम करेंगे कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है, माइक्रो कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अभी इसमें हमने मैक्रो को कांस्टेंट रखा था, इसमें हम माइक्रो को कांस्टेंट रखेंगे। अब मैक्रो के जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी।
Till then, keep learning, students.